सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, उनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ऑब्वियसली बाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दो। सो यहाँ पे दो टर्म्स रहेंगे हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। ओके। सो जैसे हमें कोई भी एक्सपेंशन करना है, लेट्स से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये नहीं कह सकते आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि अभी तीन टर्म्स हैं। बट आप ऐसे बोल सकते हो, सर मैं वाई और जेड को अगर एक टर्म ट्रीट करने लग जाऊँ, जैसे एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल की तरह आप अप्लाई कर सकते हो, समझे। बट जब मैं बोलता हूँ कि दो टर्म्स, तो एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनकी पावर एन। नाउ यहाँ पे हम कई बार इन टर्म्स का यूज़ कर रहे होंगे, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है आपको। एनसीआर और एनपीआर। ओके। सबसे पहले एनसीआर का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ओके। एनसीआर क्या है? बस एक नोटेशन है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एनसीआर में एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बोलूँ तो एन तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर होल नंबर भी चलेगा, मतलब आर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। नाउ 10C7 10C3 का मतलब क्या है? सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। सिर्फ मीनिंग समझो, अगर कहीं पे एनसीआर लिखा है उसका मतलब क्या है कि 10C3 लिखा है अगर, तो उसका मीनिंग है 10 ऑब्जेक्ट्स में से 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना। 10C7 का मतलब क्या है? आप सिलेक्शन भी समझ सकते हो, रिजेक्शन भी समझ सकते हो। अगर आप 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो तो 7 को रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। 10C7 का क्या मतलब है? रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। इसका ये भी मीनिंग है सिलेक्शन ऑफ, आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 10C3 इक्वल टू 10C7 है। क्यों? देखो, अगर आपने 3 लोगों को सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने कितने लोगों को रिजेक्ट करा? 7 लोगों को ना। तो 10C3 किसके बराबर होना चाहिए? 10C7 के। क्यों? 3 चीज़ों का सिलेक्शन इज इक्वलेंट टू 7 चीज़ों का रिजेक्शन। सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो, NCR is same as NC n minus R. Okay, NCR is same as NC n minus R. Now, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, क्योंकि 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना मतलब 7 चीज़ों को रिजेक्ट करना भी होता है। ओके। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे हमारे सामने लिखा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल तो सबसे पहले कई सारी रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी। और एक चीज़ और, n यहाँ पे होल नंबर है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? n फैक्टोरियल का मीनिंग है आप एक एक करके कम करो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक करके कम करते रहना। तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 7 फैक्टोरियल होता है 7 से स्टार्ट करो, फिर एक कम करो 6, फिर एक कम करो 5, फिर एक कम करो 4, 3, 2 और फिर 1। तो ये होता है हमारे पास 7 फैक्टोरियल। नाउ 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ये हमने प्रॉब्लम्स को करने के लिए ऐसे माना है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए से समझते हैं। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6। क्यों? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर 6। ये लर्न कर होनी चाहिए आपको। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये करना 120 आएगा। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये प्रीवियस वाले का आंसर तो पता ही है ना आपको। सो 6 इंटू 120, सो आंसर हो जाएगा 720। नाउ 7 फैक्टोरियल के लिए 7 इंटू, सो कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 6 फैक्टोरियल ही हो गया ना।
So answer will be 7 into 720, that is 440, सॉरी 5040, 5040 ऐसे लर्न कर सकते हो, 5040, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लर्न करी हमने। देखो जैसे 7 फैक्टोरियल था तो उसको कैसे लिखा हमने, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक लर्निंग मिली, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक कम करके, समझे। फिर देखो NCR का मतलब क्या होता है। NCR जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको ओपन कैसे करते हैं, जो भी ऊपर है उसका फैक्टोरियल लिखो, फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल लिखो, और जो भी यहाँ नंबर था उसे एज इट इज़ लिखो। तो जैसे 10C3 है तो ऊपर वाला नंबर लिखो 10 फैक्टोरियल एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 10-3 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। ऊपर 8 था तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 और 3 का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। 11C2 को देखो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 और 2 का डिफरेंस 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। 9C0 को देखो, 9 फैक्टोरियल एज इट इज़, 9 और 0 का डिफरेंस 9 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल एज इट इज़। लास्ट वन 13C13, 13 फैक्टोरियल, 13 और 13 का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल एज इट इज़, समझे ना। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये तो पहले ही सीखा हमने। NCR किसके सेम होता है, NCR इज सेम एज NC n-r, ओके। से तो 8C2 किसके बराबर होगा, 8C6 के, ठीक। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अब तक लर्न करे, NCR इज सेम एज NC n-r। अब कभी भी आपको ये सिचुएशन मिले कि NCA बराबर है NCB के, तो ये कब हो सकता है, ऑब्वियसली जब A और B बराबर हो तब तो होगा ही, बट एक सिचुएशन ये भी तो पॉसिबल है जब A प्लस B का सम क्या हो जाए, N। सर आपको कैसे पता, देखो NCR किसके बराबर है, NC n-r, तो यहाँ R और n-r इनका सम करो, R प्लस n-r, R एंड R कैंसिल, तो सम इज N। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी असली में ड्राइव होती है कि अगर उनका सम क्या आ जाए, N, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला, अगर आपके पास ये है NCR प्लस NCR-1, वो किसके बराबर होता है, n+1 CR के। ऐसा कैसे, तो देखो पहले इसमें देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। 8C3 प्लस 8C2 किसके बराबर होता है, NC3 के, 9C3 के। पहले अप्लाई करना सीखो, जो भी बड़ा वाला R है वही यहाँ रिपीट होगा। तो यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 होगा, और ये ऊपर वाले सेम होने चाहिए। सेम है क्या, N और N, 8 और 8 सेम है बिल्कुल, तो उससे एक ज़्यादा तो 9, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है कई सारे, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। नाउ जैसे मान लो कुछ अप्लाई करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे से अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मानो यहाँ लिखा है 7C3 प्लस 7C4, तो आपको आंसर बताना है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ऊपर वाला सेम है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा 8, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, हाँ, तो जो बड़ा है वो है, दैट्स ऑल। सो 8C3 प्लस 8C2, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ सेम है तो एक बढ़ा देना है, और जो भी बड़ा वाला नंबर है वो आ जाएगा, समझे। नाउ 11C5 प्लस 11C4, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला सेम है तो उसको बढ़ा देना है 12, और जो भी इन दोनों में बड़ा है, 5 और 4 में कौन बड़ा है, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, समझे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए फिर। नाउ
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन कैसे मिला हमें कि ये एन प्लस वन सी आर होगा। इसको अगर आप दोनों साइड सॉल्व करके देखो तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, बट इसको सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अभी आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना नहीं आता है कि एन सी आर का मतलब है एन चीज़ों में से आर को सिलेक्ट करना, और एन में से आर माइनस वन को सिलेक्ट करना, ये कैसे होगा। ठीक है, हम इसको समझेंगे, बट अगर आप ऐसे समझो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे बताऊँ आपको, देखो क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर, ठीक है। आपको r लोगों को सिलेक्ट करना है किसी फोटोग्राफ के लिए, तो कैसे करोगे? दो ही सिचुएशन है ना, या तो टीचर प्रेजेंट होंगे या टीचर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, टीचर प्रेजेंट हैं और टीचर उसमें एब्सेंट है। तो अगर टीचर प्रेजेंट हैं तो अब बताओ आर लोगों को, आर तो टोटल लोग हैं ना, अब कितने सिलेक्ट करोगे? आर माइनस वन, सो एन सी आर माइनस वन। मान लो टीचर एब्सेंट है, तो एन में से कितने लोगों को सिलेक्ट करोगे? आर को, सो एन सी आर। नाउ कोई भी फ़ोटो क्लिक करनी थी तो असली में कितने टोटल लोग हैं? एन प्लस वन, और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? आर। एन स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, तो टोटल कितना हो गया? एन प्लस वन, उसमें से आर सिलेक्ट, तो टोटल वे सिलेक्ट करने के कितने हैं? एन प्लस वन सी आर। जिसे आपने दो वेज में तोड़ा कि एक सिचुएशन जब टीचर एब्सेंट है और एक सिचुएशन जब टीचर प्रेजेंट है। जब टीचर एब्सेंट थे तब उनको आप नहीं चूज़ करने वाले, तो आप जितने भी टोटल एन स्टूडेंट्स हैं उसमें से बस आर लोगों को सिलेक्ट करो। ठीक है, जब टीचर प्रेजेंट है तो अब आपको आर लोग नहीं सिलेक्ट करना है, अब आपको एक कम, सो आर माइनस वन। तो ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, कई बार आपको एन सी आर इस वे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग डाउन एन सी आर। ठीक, अब देखो ये जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी सीखी थी उसी का स्पेशल केस है। देखो ऊपर वाले सेम है, हाँ, तो एक बढ़ जाएगा n प्लस वन, और नीचे वाले में जो भी बढ़ा है वो आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। एन सी आर प्लस टू टाइम्स ऑफ एन सी आर माइनस वन प्लस एन टाइम प्लस एन सी आर माइनस टू। सबसे पहले इसे ब्रेक करो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू। इसमें देखो n सेम है, इट विल बिकम n प्लस वन सी। डिनोमिनेटर में इधर नीचे जो भी बढ़ा होगा वो आएगा, तो r। इसमें देखो n प्लस वन सी, इसमें जो भी बढ़ा आएगा वो आएगा। हाँ, ऊपर वाला सेम है तो एक बढ़ जाएगा n प्लस टू, और यहाँ जो भी बढ़ा है वो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत से। ओके, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये m और n, और n क्या है? बड़ा है n से ओवरसली। तो ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है? हमें ये प्रूव करना है असली में एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम अप टू लास्ट वन इज एम सी एम, क्योंकि ये n एक एक करके कम होता जा रहा है एम सी एम। तो इसका आंसर क्या है? देखो सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो ये ऊपर वाले सेम होने चाहिए और नीचे में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ तो सबसे पहली बात, ऊपर वाला तो कहीं भी सेम नहीं है। इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? वो होगी एम प्लस वन। अब उल्टा जा रहे हैं, एम प्लस वन सी एम। तो एक बार बताओ, ऊपर वाली किसी भी सिचुएशन में सेम है क्या? नहीं। और नीचे वालों में क्या डिफरेंस है? एक का भी। तो आप बोलोगे नहीं है सर, तो ये तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम क्रिएट करते हैं वो सिचुएशन कि हम इसका अप्लाई कर पाएँ। देखो एम सी एम इसलिए में होता क्या है? एम सी एम हमने अब तक जो प्रॉपर्टीज़ लर्न करी हैं उसमें एम सी ज़ीरो ये सब बताया नहीं है।
सब पहले इंक्लूड करना चाहिए। तो उनको एक स्लाइड में बताता हूँ। देखो, कभी भी आपको ये मिले, कोई पूछे आपसे NC0 क्या होता है, वो होता है 1, और NCN क्या होता है, वो भी होता है 1। क्यों? उसको सॉल्व करके देखो, n फैक्टोरियल अपॉन इनका डिफरेंस n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल एज इट इज, n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो आंसर इज नाउ NCN n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल एज इट इज, सो आंसर इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, सो आंसर इज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 1। नाउ तो ये भी तो सेम ही है, ये असली में 1 ही तो है, बट इसको 1 मत लिखना, इसको केयरफुली ऐसे लिखो m+1 CM+1। ऐसा क्यों किया हमने? देखो, हमें वो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो ये सेम बनाने होते हैं और इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो अब सेम बन गए तो क्या होगा, ये जो m+1 है ये बड़ा हो जाएगा, इट विल बी m+2, एंड m और m+1 में क्या बड़ा है, m+1। ना ये सीरीज ऐसी, इससे जस्ट पहले वाली कौन सी टर्म होगी, m+3 CM, यहाँ पे फिर से सॉरी m+2, सो m+2 CM, फिर से फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इट विल बिकम m+3 CM+1। नाउ ये सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, जो ऊपर वाली चीज़ है उसमें एक बड़ा होता जा रहा है और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो m+1 बन गया, वो कांस्टेंट है। तो जब आप लास्ट तक पहुंचोगे, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ, जब आप लास्ट तक पहुंचोगे इट विल बी व्हाट NCM, और यहाँ तक आप पहुंच जाओगे n+1, क्योंकि एक बड़ा होता जा रहा है ना, CM+1। सो फाइनली योर आंसर विल बी, सॉरी n+1 नहीं होगा, यहाँ होगा सिर्फ और सिर्फ n। नाउ इन्हें ऐड करोगे तो ऑब्वियसली हमें पता है ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाए, में एक बढ़ जाता है, सो n+1 CM+, दैट्स ऑल। समझे? तो ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ये दो चीज़ें बताई मैंने आपको लर्न करनी है, अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या है NC0 क्या होता है 1, और NCN क्या होता है, वो भी होता है 1, ये दो चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसे अटेम्प्ट करो। क्या लिखा है 50C4, इसके समेशन को ओपन करो, I पहले 1, सो 54C3 प्लस फिर I2 53C3, फिर I3 52C3, फिर I4 51C3, फिर I5 50C5, नाउ सॉरी 50C3। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि इनका n ऊपर वाला सेम है, इफ n इज सेम और नीचे एक का डिफरेंस है, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बी 51C4, then you will have 51C3, then you will have what, 52C3, then you will have what, 53C3 plus 54C3। इनको ऐड करो, इसका 52C4 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3, इनको ऐड करो, इट विल बी 53C4 प्लस 53C3 प्लस 54C3, it will be what, 54C4 plus 54C3, eventually your answer is 55C4। Got it? आप इस वाले रिजल्ट को ना से याद भी कर सकते हो कि जब कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो, उसका आंसर आता है, जो भी लास्ट टर्म होती है उसमें एक बढ़ जाता है और उसके अपर पार्ट में भी एक बढ़ जाता है और लोअर पार्ट में भी एक बढ़ जाता है, तो आंसर याद भी कर सकते हो ना। NCR इसके सेम होता है, ऐसे कैसे, देखो इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूँ n इंटू
n minus 1 factorial divided by r ऐसे ही रहने दो, n minus r फैक्टोरियल एज इट इज। r को क्या कर दिया हमने, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n बाई आर देखो बन गया कि नहीं, बन गया सर। अब इस चीज़ को आप, ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है ये असली में n माइनस 1 सी आर माइनस 1, मुझे कैसे पता, कुछ नहीं, आप इसे एक बार ओपन करो, यू विल गेट दैट आंसर वेरी इजी। सो इट विल बी व्हाट, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सॉल्व करो, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यू कैंसिल, सो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा आंसर, n बाई आर n माइनस 1 सी r माइनस 1। समझे? नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको है ना ऐसे प्रूफ करने की तरह नहीं सीखना है, इसको है ना लर्न भी रखना है। क्या ये n आगे आ जाता है और ये नीचे से r आगे आ जाता है, ठीक है? तो NCR में n आगे आ गया और r आगे आ गया। अब वो चीज़ आगे आ गई तो बची क्या, n माइनस 1 बचा और r माइनस 1 बचा। अगर आप इसमें फिर से लगाना चाहो n माइनस 1 सी r माइनस 1 में, n माइनस 1 आगे आ गया, r माइनस 1 आगे आ गया, तो बची क्या, n माइनस 2 सी r माइनस 2। तो वैसे यहाँ पे अप्लाई करो, देखो NC5 में 10 आगे आ गया, 5 आगे आ गया, तो बचा क्या, 9C4, ठीक। तो 10 बाई 5 तो एज इट इज, इसमें फिर से सोचो 9 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, तो बचा क्या, 8C3। तो बस या तो गया हमारा आंसर A इंटू बी इंटू 8C3। तो कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है तो कर दो या मत ही करो, क्योंकि अगर कंपेयर करने को बोल रहा है तो A विल बी व्हाट, A इज 10 बाई 5 एंड B इज व्हाट 9 बाई 4। सो A विल बी 2 एंड B विल बी 9 बाई 4। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हमें कैलकुलेट करना है 15C4 डिवाइड बाई 13C2। सेम वे 15 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, इट विल बी 14C3 डिवाइडेड बाई 13C2। फिर से करो 15 बाई 4, 14 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, 13C2 डिवाइडेड बाई 13C2, ये और ये कैंसिल। सो इधर बचा 15 बाई 4 इंटू 14 बाई 3, ये 7, ये 2, 3 विल कैंसिल 15, ये 5, सो आंसर इज 35 बाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, NC10 इज सेम एज NC15, तो हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली 10 और 15 इक्वल तो नहीं है ना, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है, अगर उनका सम 10 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 10, सो 25 इज सेम एज n। यहाँ पुट कर दो, सो 27C25, व्हाट विल द आंसर, 27 फैक्टोरियल अपॉन द डिफरेंस इज 2 फैक्टोरियल इन 25 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 25 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल, 2 will cancel, 26, 13. Now multiply them, 27 into 13. So 270 plus 81. So eventually your answer will be 1 here, 15,351. Now 15C 3R is same as 15C R plus 3. तो R फाइंड करना है, तो दो चीज़ें हो सकती है, 3R will be equal to R plus 3. सो 2R ये केस 1 है ना, जब हमने पढ़ा था 15CA सेम एज 15CB, तो A इक्वल टू B हो सकता है, वही अप्लाई कर रहे हैं। सो 2R विल बी इक्वल टू 3, सो R विल बी 3/2, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज R इज ऑलवेज अ होल नंबर, 3/2 होल नंबर नहीं है। तो केस 2, बट इट विल बी 3R प्लस R प्लस 3 विल बी सेम एज 15. So 3R plus R is 4R is equal to 12, R will be equal to 3. ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि एक नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी लगाओ, ऊपर वाली पार्ट सेम होनी चाहिए, सेम है, और यहाँ एक का डिफरेंस है। सो इट विल बी व्हाट, n-1 C और बड़ा वाला नंबर C4, एंड हियर इट इज, सॉरी
तो रिजल्ट में क्या हो जाता है, जो भी पावर सेम थी ऊपर वाली वो एक बढ़ जाती है और नीचे जो भी बढ़ा है। सो NC4 इज़ ग्रेटर दैन NC3। ग्रेटर को बाद में देखेंगे, पहले ये सोचो इक्वालिटी कब आती है, ये दोनों सेम तो है नहीं। सो n विल बी इक्वल टू 4 + 3। सो अगर n 7 है तो इक्वालिटी आ जाएगी। 7C4 इज सेम एज 7C3। बट हमें तो उधर वाला साइड बड़ा चाहिए ना, तो कैसे होगा, उसको बड़ा करने के लिए ऐसे ही सोचो, हिट एंड ट्रायल से हमें ये पता है n पे इक्वालिटी आएगी। हम अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस पे लेस है तो ऑब्वियसली मैं फाइंड कर लूँगा किस पे ग्रेटर है। तो एक काम करो, आप n को क्या पुट कर दो, लेट्स से 6 पुट करा। सो 6C4 और 6C3 में कौन बड़ा है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इधर 2, ये कैंसिल, हाउ मच इट विल बी 50। इधर कितना आएगा, 6 × 5 × 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर से आया आंसर 20। तो 6 पे तो फॉल्स आ गया ना, 6 पे तो फॉल्स है, इसका मतलब 8 ही तो बचा। सो n विल बी 8। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ कैसे आ गया, सो n विल बी व्हाट, n विल बी 8। ठीक, अब इसे कैसे करोगे आप, कुछ नहीं, वही प्रॉपर्टी कि हम जो भी n है उसका आगे ला सकते हैं। सो इट विल बिकम व्हाट, n+1 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, इट विल बी NC2 इज इक्वल टू 2NC2। पता है आप ये NC2 कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो भी ये NCR वाली चीज़ें होती है ये कभी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो उसके हमेशा बेस होंगे। सो n+1/3 विल बी इक्वल टू 2, n+1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR-1, ये होता है। पहले लर्न करना सीखो, प्रूफ तो अभी करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर n और n सेम होना चाहिए और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये भी याद रखना जो इन दोनों में बड़ा है वो ऊपर होता है। जैसे मैंने लिखा 5C3 डिवाइडेड बाय 5C2, ये सेम है, इनमें 1 का डिफरेंस है और जो बड़ा है वही ऊपर होता है। तो आंसर आएगा n- कौन सा बड़ा है, 3 + 1 अपॉन 3। सो आंसर इज व्हाट, 5 - 3 2, 2 + 1 3, 3/3, आंसर इज 1। समझे। अब ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग होता है याद करने के लिए, तो कैसे करें, कुछ नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। इसका आंसर होता है, पहले अप्लाई करने का रीजन देखो, NCR अपॉन NCR-1, ये सेम होना चाहिए, इनमें 1 का डिफरेंस और जो बड़ा है वो ऊपर होना चाहिए। तो आंसर आता है n- अब इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे भी लिख सकते हो, R-1 n-R-1 डिवाइडेड बाय R। तो आप है ना इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, असली में देखा जाए तो n एज इट इज़ है और ये चीज़ हमने यहाँ कॉपी कर दी और ये बड़ा वाला नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक और प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए स्लाइड करता हूँ। जैसे मैंने लिखा 10C4 डिवाइडेड बाय 10C3। तो अभी आंसर क्या आएगा, देखो ये सेम है, इनमें 1 का डिफरेंस है और बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए। तो आंसर आएगा 10 - वही लॉजिक जो नीचे था, 10 - 3 अपॉन जो ऊपर है 4। सो आंसर विल बी 7/4। क्या चेक करो, वर्क कर रहा है, n - R + 1 अपॉन R। वट वॉज n वॉज एक्चुअली 10। R क्या है, R होता है ये नंबर 3। सो 10 - 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4। सो आंसर इज 7/4। आंसर 7/4 आता है। दैट्स समझे। नो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए अब हमें सीखना है बाइनोमियल थ्योरम।
तो सबसे पहले दो टर्म्स होनी चाहिए, इसमें एक टर्म है, दो टर्म हो गए, दो टर्म है, यहाँ पे 3 है, ये इशू हो गया, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, बट मैंने इस पे क्रॉस क्यों लगाया? देखो x और y, x प्लस वाई पावर n में आप x और y तो कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, बट आपको जो उसकी पावर है n वो हमेशा एक रैशनल नंबर लेना है, उसको आप इरेशनल नंबर नहीं ले सकते। 5 रैशनल है, 4 रैशनल है, यहाँ तो चलो 3 टर्म्स हो गए थे, -2 ये भी रैशनल है, √3 ये रैशनल है, तो हम उसको कभी भी इरेशनल नहीं लेते। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। x प्लस वाई की पावर n में हम x और y बिलोंग्स टू r है, और जो n है वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर है, आप उसे इरेशनल नहीं ले सकते। मैं रैशनल बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो नेचुरल नंबर ही होगा, वो होल नंबर होगा या वो इंटीजर्स ही होंगे, आप रैशनल नंबर ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं फिर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, अब हम एक्सपेंशन सीखते हैं। हम यही पढ़ते हैं मेनली कि जब n क्या होता है, हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पढ़ते यही है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे ही आएंगे। अगर हमें a प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखना सीखो। सबसे पहले हम लिखते हैं NC0, फिर एक एक करके उसको बढ़ाते हैं। सो NC1, NC2, ऊपर वाले सारे सेम हैं, नीचे वाला एक एक बढ़ रहा है। और याद रखना स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। सो NC0, NC1 प्लस NC2 और एक कहाँ तक चलता रहेगा NCn तक। समझे? बस ये चीज़ सीख लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फिर a की पावर क्या करनी है n, फिर उसे एक कम a की पावर n-1, फिर a की पावर उसे एक और कम a की पावर n-2, फिर वो कम होते होते a पावर 0 तक चल जाएगी। फिर जो दूसरा टर्म है उसमें क्या करना है, वो बढ़ रहा होगा। सो जो x वाला टर्म है वो बढ़ रहा है, उसके लिए क्या होगा, वो पहले x पावर 0 होगा। हमेशा याद रखना बाइनोमियल में हर चीज़ की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो x पावर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर x पावर 1, फिर x², फिर x पावर n तक। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मुझे लिखना है a प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3, तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले लिखो 3c0, फिर लिखो आप 3c1, फिर लिखो आप 3c2, फिर लिखो आप 3c3। नाउ a के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा? हाईएस्ट पावर 3 से, a³ a² a पावर 1 a पावर 0। x के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, x पावर 0 x पावर 1 x² x³। दैट्स ऑल। ठीक है, बस ये पैटर्न याद रखना। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पढ़ाई करते रहो। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।